रफ्तार कुछ ऐसे बढ़ गई है जिंदगी की, लम्हे निकल जाते हैं जीने के पहले। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो कार्यक्रम बिहार बिहान। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट प्रतिभा। जी हां, जिस तरीके से रोज सूरज निकलता है तो सुबह होती है, अस्त होता है तो हम एक नए दिन का इंतजार करते हैं, ठीक उसी तरह जीवन की जो रफ्तार है, जिंदगी की रफ्तार है, ये भी अपने ही लय में आगे बढ़ती चली जाती है। ये हम पे निर्भर करता है कि हम किस तरीके से अपने इस ज़िंदगी की रफ्तार से उन खूबसूरत पलों को, उन खूबसूरत लम्हों को चुनें और इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। दर्शकों, आपसे मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी हम जिस रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं, कभी हम कल पर कोई काम ना छोड़ें, बल्कि सोचें कि आज हमारे हाथ में जो पल है, जो वक्त है, जो समय है, उस वक्त को हम किस तरीके से उसका सदुपयोग करें ताकि हमारा जो आने वाला कल है वो और भी ज़्यादा खुशगवार हो। जी हाँ, हमारे जीवन का लम्हा तब और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। इसीलिए हर रोज़ कार्यक्रम बिहार बिहान में आपके जीवन को और खूबसूरत बनाने के लिए हम लेकर आते हैं सुविचार, जो आपके जीवन को देता है एक नई दिशा। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का सुविचार। हो सकता है आप कभी न जान सकें कि आपके काम का क्या परिणाम हुआ, लेकिन यदि आप कुछ करेंगे नहीं तो कोई परिणाम नहीं होगा। आपका लक्ष्य किसी जादू से नहीं पूरा होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। तो देखा आपने सुविचार गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कही गई जो बातें हैं वाकई आज के जीवन में भी बहुत ही प्रासंगिक हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे महापुरुषों की बातों से, ऐसे महापुरुषों के विचारों से हम अपने जीवन को नित नए आयाम तक पहुंचाएं और कुछ अच्छा सीखें, कुछ नित नया सीखने की कोशिश करें। ये तो बात हुई दर्शकों आज के सुविचार की, और जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम बिहार बिहान में हम इस पड़ाव के बाद जिस पड़ाव पर आते हैं, उस पड़ाव में हम आपको बताते हैं आपके काम की खबर। जी हाँ, बहुत ही काम की खबर है, और आपके लिए जो आज खबर मैं लेकर आई हूँ वो कुछ यूँ है कि चॉइस फिलिंग को लिंक एक्टिव कर दिया गया है और 9 तक मौका है। पूरी खबर मैं आपको बताती हूँ। खबर है स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए खबर है, और उनको अलर्ट कर देने वाली खबर है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने BCE में अपेयर हुए थे और इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की थी, आपको मैं बताऊं कि बिहार राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए सीट अलॉटमेंट और चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, और ये लिंक जो है वो 9 नवंबर तक एक्टिव रहेगा। यानी कि स्टूडेंट्स, यानी कि जो छात्र हैं, वो अपनी पसंदीदा ब्रांच, अपने पसंदीदा कॉलेजेस, तमाम जो उनकी पसंद है, उनकी जो चॉइस है, उसे वो 9 तारीख तक फिल कर सकते हैं, अपनी चॉइस वो रख सकते हैं। उसके बाद ही ये 9 तारीख तक प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद ये प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। इसीलिए अगर आप अपने पसंद का कॉलेज और अपने पसंद का ब्रांच चुनना चाहते हैं तो 9 तारीख तक का वक्त आपके पास है, आप अपनी पसंद सामने रख सकते हैं। ये तो बात हुई दर्शकों स्टूडेंट्स के लिए अलर्ट कर देने वाली खबर की, और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बिहान में हम आपको हर रोज़ एक ख़ास मेहमान से रूबरू करवाते हैं। एक ऐसे मेहमान से हम बातचीत करते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, और साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव यानी कि कुछ सकारात्मक सीखने की भी कोशिश करते हैं उनसे। उनकी जीवन यात्रा कैसे आगे बढ़ी, क्या कुछ उन्होंने अपने जीवन में किया, और हम हर एक इंसान से, हर एक शख्स से, इंसान से ही कुछ न कुछ अच्छा सीखता है, कुछ न कुछ सकारात्मक सीखता है। तो चलिए आज के भी ख़ास मेहमान का हम स्वागत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनके जीवन के बारे में उन्हीं की ज़ुबानी। तो आज जो हमारे ख़ास मेहमान मौजूद हैं, आपको मैं बताना चाहूँगी, आप हैं नीलांशु रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, साथ ही साथ आज के संदर्भ में बात करूं तो मशहूर शायर और उपन्यासकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलांशु जी आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा जी, और बिहार बिहान के दर्शकों को, सभी दर्शकों को, हाज़रीन नाज़रीन को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब। क्या बात है। तो हमारे ख़ास मेहमान ने आपको आदाब कहा, और चलिए अब इसी आदाब से शुरुआत करते हैं, उनके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। आपको मैं बताऊं कि हमारे जो ख़ास मेहमान हैं आज, नीलांशु रंजन जी, आप बेगूसराय के रहने वाले हैं। मेरा घर बेगूसराय हुआ जी, और बेगूसराय की धरती से तो आप अवगत होंगे, क्योंकि वहाँ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हुए, बहुत बड़े इतिहासकार RS शर्मा हुए, तो मैं उसी बेगूसराय से हूँ। जी, तो इसी बेगूसराय की धरती पर आपका बचपन बीता। तो सबसे पहले नीलांशु जी जानना चाहूँगी कि कैसा बचपन रहा आपका, शिक्षा दीक्षा आपने स्कूल की कहाँ से ग्रहण की, फिर कॉलेज की पढ़ाई आपने कहाँ से की, ये तमाम बातें हम चाहेंगे आप साझा करें। वो स्कूलिंग तो देखिए, शुरुआती तो हमारा एक पाठशाला से हुआ जो हमारे मोहल्ले में ही है, उसी पाठशाला से मेरी पढ़ाई शुरू हुई, आगाज़ वहीं से हुआ जो है।
और फिर जब मैं पाठशाला से जब मैं निकला पास आउट होके, तो मेरे घर के बगल में ही एक सरकारी स्कूल है, जेके हाई स्कूल, जयंती कुमारी विश्वविद्यालय। तो फिर मेरा दाखिला वहाँ हुआ और वहीं से मैं क्लास 6 से लेकर मैट्रिकुलेशन तक मैं भी जेके हाई स्कूल में रहा। और वो एक ऐसा स्कूल है जो यूँ समझिए कि मेरा पुश्तैनी स्कूल मान लीजिए, पुश्तैनी सेंस में कि मेरे बाबूजी की भी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई थी जी। तो उसी स्कूल से मैं पास आउट हुआ। और मेरे फादर जो हैं बेगूसराय के काफ़ी बड़े लॉयर, वहाँ के बड़े नामी ग्रामी वकील रहे, बहुत ही प्रतिष्ठित। और बेगूसराय की जो दो चार जो मतलब रिप्यूटेड फैमिलीज़ हैं उसमें मेरी फैमिली रही, क्योंकि मेरे फादर बहुत बड़े लॉयर रहे, मेरे बाबा बहुत बड़े लॉयर रहे। तो एक माहौल मिला, मतलब पढ़ाई लिखाई का माहौल तो था ही घर में, जो है अनुशासन भी बहुत सख्त था। खासकर मेरे बाबूजी बहुत ही मतलब डिसिप्लिन थे हर मामले में। जी, वाकई बहुत ही डिसिप्लिन थे। और कहीं ना कहीं बचपन की जो यादें होती हैं, बचपन में जो सीख आपको मिली होती है, आगे की ज़िंदगी में उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। जब आप बहुत ही ज़्यादा अनुशासन से जुड़े हुए हों तो आगे भी आपकी जीवन जो है, आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं आपके सामने पेश आएंगी, क्योंकि आपने जो पंक्चुअलिटी, जो डिसिप्लिन अपने बचपन में ही सीखी है, वो कहीं ना कहीं आगे आपको मदद करती है। आगे जानना चाहूँगी आपसे नीलांशु जी कि आपका जुड़ना हुआ पत्रकारिता जगत से, 18 वर्षों से भी अधिक का समय आपने पत्रकारिता को दिया है, तो ये कैसे जुड़ना हुआ? क्या आप जब स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस वक्त से ही आपका कुछ पत्रकारिता की तरफ झुकाव था, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिसकी वजह से आपका जुड़ना हुआ? प्रतिभा, ऐसा है कि पत्रकारिता की तरफ झुकाव था ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे सपने बड़े ऊंचे थे। मैं सपने बहुत देखता था, खुली आंखों से, बंद आंखों से नहीं। ख्वाब मेरे बहुत बड़े थे और करना क्या है ये बहुत क्लियर नहीं था, बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन हाँ वहाँ पहुँचना है, उस जगह पे जाना, वो मेरी मंजिल है, वो मेरा मकाम है, वहाँ पहुँचना है, ये मेरे दिमाग में, मेरे जहन में ये रहता था। और सपने मैं बहुत देखता था। और मुझे याद है कि बचपन से ही जब मैं अपनी छत पे भाग जाया करता था और जब सितारे जब झिलमिलाते थे तो उन सितारों के बीच में, झिलमिल करते सितारों के बीच में मैं अपने सपनों को मैं बुनता था और मैं ढूंढता था, मैं उसी के बीच में जो है। तो सपने मेरे बहुत बड़े थे, ख्वाब बहुत बड़े थे, लेकिन करना क्या है एग्जैक्ट ये मुझे ये पता नहीं था। लेकिन खैर जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया जो है, तो ये एक बात समझ में आई मुझे कि मुझे पब्लिक फील्ड में जाना है, मुझे जुड़ना है। एक वक्त आया कि मुझे अभिनेता बनने का भी शौक़ हुआ कि मैं फिल्मों में जाऊँ, लेकिन आप जानते हैं कि चूँकि मैंने बताया कि मेरे फादर बहुत डिसिप्लिन थे, तो मैं कह नहीं पाया उनसे कि मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ, स्ट्रगल करना चाहता हूँ, फिल्मों में जाना चाहता हूँ। तो बाद में मुझे लगा कि नहीं, मुझे जुड़ना तो है किसी मीडियम से, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को मैंने अपनाया। तो फिर मैं जर्नलिज्म में आया, अखबारों में मैं लिखता था, कुछ शौक़ था, तो मैं आर्टिकल्स, आलेख वगैरह मेरे छपते थे, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैं यहाँ आके जुड़ गया। तो पब्लिक फील्ड से जुड़ना था, मीडिया से जुड़ना था, ये बात बाद में समझ में आई और मैं आ गया, मैं पत्रकारिता में मैं आया और फिर मैं जुड़ा हुआ। मैंने स्टार्ट किया विनोद दुआ जी के साथ अपने पत्रकारिता के करियर को, जो है उनका एक प्रोग्राम आता था परख सहारा पे, तो बतौर बिहार करेस्पॉन्डेंट मैं जुड़ा उनके साथ। उसके बाद 2004 में मैं आ गया, ईटीवी बिहार में आया और मेरे कई प्रोग्राम भी थे। मेरा एक बहुत ही चर्चित प्रोग्राम था आमने सामने, जिसकी एंकरिंग में करता था। वो चलता चला गया, वो 17-18 साल तक, 20 साल तक मैं चला, लेकिन हाँ उसमें अप्स डाउन्स काफ़ी रहे। वो जर्नलिस्टिक करियर में बहुत स्मूथ नहीं रहा, बहुत अप्स डाउन्स रहे, लेकिन खैर उस सबको झेलता हुआ मैं आगे बढ़ा 18 साल तक। फिर मैं लेखन में आ गया। फिर आप लेखन में आ गए और 2014 से जो नज़में आपने लिखनी शुरू की, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपने उतार चढ़ाव की बात कही जीवन में। आपने जो 18 साल का एक लंबा अनुभव आपका रहा पत्रकारिता से जुड़ा हुआ, वो कभी स्मूथ नहीं रहा, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। क्या लगता है आपको, ये उतार चढ़ाव जो होते हैं वो किसी भी शख्स के जीवन में उसे आगे धकेलने का काम करते हैं, आगे की ओर अग्रसर वो हो, इसका काम करते हैं? क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? देखिए, जो मैंने बताया ना कि आपको जो पत्रकारिता का जो जीवन था वो जो था, और उसमें जो मैंने कहा कि अप्स डाउन्स रहे बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि वो जो वैल्यूज़ जो हैं वो बाद में मुझे लगा कि वो धीरे धीरे जो है वो पत्रकारिता का वो मिल नहीं रहा था मुझे। तो ऐसे बाद में अब तो क्या कहूँ, मुझे लगा कि जर्नलिस्टिक करियर में जो मुझे लगा कि वो जो मिलना चाहिए था वो उसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है आपको वैल्यूज़ के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो जो मैं आया, मैं लेखन के क्षेत्र में जो आया, और
मैं आपको बता दूं, जैसा आपने कहा भी आपको कि 2014 से मतलब मेरा बहुत ज़्यादा पुराना नहीं रहा ये शायरी का जो मेरा जो सफ़र है। ये 2014 से मैं मतलब 2014 में मेरी पहली नज़्म मैंने लिखी थी, पहली नज़्म जो है वो प्यार में भीगी वो लड़की। उसके बाद से वो सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने लिखना शुरू कर दिया जो है। और ये लेकिन हाँ, एक बात है कि लिखने का जो है वो कुछ था मेरे दिमाग में कि हाँ मुझे लिखना है। बचपन से मैं पढ़ता था, मैं नंदन पराग वगैरह में पढ़ा करता था, तो एक था दिमाग में कुछ लेकिन लिखना क्या है ये बातें बहुत क्लियर नहीं थी। तो ऑफ कोर्स कुछ कविताएं मैंने लिखी थी, कविताएं मतलब कहने का जो है, और कुछ कहानियाँ लिखने की कोशिश की थी। लेकिन स्कूली जीवन से कुछ लिखने की ओर आपका झुकाव? जी, स्कूली जीवन से कुछ, छात्र जीवन से कुछ लिखने की ओर झुकाव आपका? हाँ, स्कूली जीवन से वही वो था एक दिमाग में कि जब मैं पढ़ता था नंदन पराग वगैरह तो ये लिखना है, कुछ लिखना है, मैं कहानी बुनता था लेकिन वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। कुछ कविताएं भी मैंने लिखी। 2013 में मेरी पहली कहानी जब वो आई, मेरी पहली कहानी आजकल में वो छपी, सॉरी ये रॉन्ग नंबर है। तो सॉरी ये रॉन्ग नंबर है लिखा तो वो कहानी काफ़ी मकबूल हुई, काफ़ी चर्चित भी हुई, तो मुझे मेरी हौसला अफजाई हुई, तो मैंने वो लिखा वो जो है। और उसके बाद फिर मैंने एक दो कहानियाँ लिखी और तब वो सफ़र शुरू हुआ। लेकिन नज़मों का सफ़र जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र ये रहा है कि पहली बार मैंने 2014 में एक नज़म लिखी, 2014 के नवंबर दिसंबर में, और उसके बाद वो चलता चला गया और चलता इस तरह से चला गया कि मेरा ये एक संग्रह भी आ गया, ये रात खामोशी और तुम के ये नाम से जो है, और इसकी भूमिका जो है राहत इंदौरी साहब ने लिखी है। तो ये नज़मों का संग्रह जो है इसमें काफ़ी संग्रह। फिर एक उपन्यास भी आया, ये क्या कहते हैं, खामोश लम्हों का सफ़र। तो रात खामोशी और तुम, खामोश लम्हों का सफ़र, ये उपन्यास ये मेरा। कुछ नज़्म हम चाहेंगे कि आप अपनी जो आपने लिखी है रात खामोशी और तुम, हम चाहेंगे कि कुछ आप अर्ज़ करिए। हमारे दर्शक भी थोड़ा जानना चाहेंगे, थोड़ा उत्सुक होंगे जानने के लिए कि आखिर रात खामोशी और तुम, आखिर इन तीनों का जो मिलकर भाव बन रहा है क्या है आपकी नज़्म में? देखिए, खामोशी जो है मुझे लगता है कि खामोशी फ़कत खामोशी नहीं होती है, खामोशी में भी सदाएं होती हैं, उसमें भी आवाज़ होती है। ज़रूरत है खामोशी की उस आवाज़ को सुनने की। तो अगर आपने उस खामोशी की आवाज़ को सुन ली तो मुझे लगता है कि फिर आपके अंदर से भी वही जो खामोशी, जो रात खामोशी और तुम निकलेगी और खामोश लम्हों का सफ़र भी निकलेगा। तो ज़रूरत है उस खामोशी को सुनने की, जो है उसकी सदाओं के सुनने की, उसकी आवाज़ को सुनने की, खामोशी की। तो अपने रूह में झांकिए और मुझे लगता है कि वो आपको मिल जाएंगी, वो आपको फिर वहीं से निकलेंगी। बहुत सारी मतलब ऐसा नहीं कि खामोशी, सिर्फ खामोशी के अंदर जो है सो एक तूफ़ान भी होता है, बहुत सारे अल्फाज भी होते हैं, बहुत सारी आवाज़ भी होती है। तो यही है प्रतिभा रात खामोशी और तुम का जो है विषय। मैं चाहूँगी कि आप एक दो नज़्म उसमें से पढ़कर भी सुनाएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि आपने जो बताया वो सुनने के बाद बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ। छोटे से नज़्म सुनाता हूँ। बिल्कुल। इसका उन्वान है रात चुपके से चांद आया मेरी खिड़की पे, कुछ ख्यालों में उलझ के रह गया, कुछ ख्यालों में उलझ के रह गया, कुछ उसकी यादों में उसने जुल्फे क्या बिखराई कि जिंदगी का खेल ही उलझ के रह गया। क्या बात है। रात चुपके से चांद आया मेरी खिड़की पे, पूछा तुम्हें देखता नहीं इन दिनों, पूछा तुम्हें देखता नहीं इन दिनों, कहीं तुम्हें इश्क तो नहीं हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, हाँ इतना पता है कि वो मुस्कुराई थी उस दिन और मैं गज़ल लिखने लग गया। क्या बात है, वाकई बहुत ही ज़्यादा रुमानियत से भरपूर जो होती हैं नज़में, ख़ास करके आपने जब शीर्षक ही बताया उसी वक्त मुझे लगा कि वाकई असल में मेरी सारी नज़में जो है वो मोहब्बत से लबरेज़ हैं, रुमानियत से लबरेज़ हैं जी। और उससे इतर मैं बहुत कम मैं लिखता हूँ क्योंकि मेरा विषय मोहब्बत है जी। और अगर मेरा मानना है कि अगर आप मोहब्बत करते हैं तो सब कुछ है। बिल्कुल। अच्छा, आपने जो ये जवाब दिया इसी से जुड़ा हुआ मेरा ये सवाल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। जैसे आपने बताया कि आपका विषय ज़्यादातर मोहब्बत के इर्द गिर्द ही रहता है। ऐसा होता है कि जब हम पहले के दौर में देखते थे शायरों में, शायरी में झलकता था मोहब्बत। जैसे अगर महबूब पर शायरी है तो खिड़की या महबूब की जुल्फ़ें या उसका चलना, कुछ ना कुछ जो इसके इर्द गिर्द ही शायरी
आसपास झलकती थी। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत ही विविध प्रकार के विषय हैं जिस पर शायरी लिखी जाती है, जिस पर शेर फरमाए जाते हैं। तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप, इस बदलते स्वरूप को? हाँ, ये आप सही कहा आपने जो है। देखिए, गज़ल का तो मतलब ही होता है, आप जानते होंगे शायद, गज़ल का तो मतलब होता है महबूबा से बातचीत। जी। तो गज़ल का तो बेसिक मतलब वही है। लेकिन वो जो आप जो कह रही हैं ना, वो जो है डाइवर्सिफाइड जो हुआ है, बिल्कुल, मतलब वो शायरी का जो क्षेत्र है जो है, तो ये हुआ है। अब ये है कि मोहब्बत से इधर भी जो है बहुत सारी विषय जो हैं इसको मतलब उठाई जा रही हैं, खासकर सियासी विषयों को जो है, पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स को जो है उठाए जा रहे हैं। और इसमें काफ़ी मतलब एक वेरिएशन भी आया है। और तो इसमें सिर्फ महबूबा की जुल्फ़ें और उसकी मतलब जो है गुलाबी होठ और उसकी मुस्कुराहट ही नहीं है, उसके इतर भी जो समाज में जो मतलब जो घटनाएं घट रही हैं, हमारे आसपास जो घट रही हैं, जो सियासी गलियारों में जो घट रही हैं, तो वे बातें भी हैं, ये भी आ रही हैं। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा बदलाव है, एक अच्छा मतलब ट्रेंड है, और ये बातें आने भी चाहिए। सिर्फ जो है आप महदूद मत रहिए एक विषय में, अगर वो उसकी डाइवर्सिफिकेशन है तो मैं समझता हूँ इट्स बेटर। जी। अच्छा, आपका जो ये उपन्यास है खामोश लम्हों का सफ़र, तो एक बात बहुत ही काबिल गौर है, वो ये है कि मैं नोटिस कर रही हूँ कि आपने जो भी अपने अभी तक, जैसे रात, खामोशी और तुम, इसमें भी खामोशी शब्द हम देख रहे हैं। खामोश लम्हों का सफ़र जो कि आपका उपन्यास है, जिस पर फिल्म भी शायद बन रही है। फिल्म भी बन रही है जी। तो ये खामोशी, ये लगातार खामोशी से क्या कुछ ताल्लुक़ आपका विशेष है, ऐसा कुछ? पहले भी बताया कि खामोशी जो है, खामोशी से ताल्लुकात तो होता ही है। मैंने वही कहा था कि आप अपनी रूह को मतलब टटोलें, अपनी रूह की आवाज़ को सुने, खामोशी को सुने, तो उसमें आपको एक आवाज़ सुनाई पड़ेगी। वही मैंने पहले भी आपको कहा जी, क्योंकि आपने जो पूछा तो मैं उस समय विषय से थोड़ा सा अलग होकर मैं बताया था। तो खामोशी में भी सदाएं होती हैं, खामोशी में भी आवाज़ होती हैं। और हर आदमी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात होते हैं, कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो छू कर निकल जाते हैं। लेकिन वो छू कर निकल तो जाते हैं वे लम्हे, लेकिन वे लम्हे बार बार लौटते भी हैं आपके पास, यादों के सहारे। और लौटते हैं जी। तो अगर आप क्रिएटिव हैं तो फिर आपकी कलम जो है चल पड़ेगी, फिर अल्फाज जो हैं वो आपके सामने, आपके कागज़ पे होंगे, फिर आप लिखेंगे। अच्छा, आपने ये जो उपन्यास लिखा है खामोश लम्हों का सफ़र, इस उपन्यास में क्या है, विषय क्या है आखिर? देखिए, खामोश लम्हों का सफ़र, ये जो उपन्यास है जी, ये विषय बहुत मौजूद है। ये खामोश लम्हों का सफ़र ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे बेस्ड है, ये विवाहेतर प्रेम पे आधारित है। और मुझे लगता है कि ये विषय जो है ये आज की सच्चाई है। आप पता नहीं कितने इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये इत्तेफाक है कि विवाहेतर प्रेम जो है वो आज की सच्चाई है। क्या आप मुझसे इत्तेफाक रख रही हैं? बिल्कुल। समाज में ऐसा तो अमूमन सुनने के लिए मिल ही जाता है आजकल कुछ। तो ये जो उपन्यास है आपका, क्या इसका शीर्षक आपने कभी कुछ सोचा, या कभी ऐसी कोई घटना देखी कभी आसपास या कहीं सुनी, या फिर आपने जो आप देख रहे हैं समाज में, उसको लेकर आपने ये विषय चुना? मैंने जो देखा अपने आसपास जो है उसको महसूस किया। और देखिए, कोई भी जो लेखक है वो तो परिवेश से उठाते हैं ना, अपने आसपास के परिवेश से उठाते हैं। तो मैंने देखा और मैंने इसको महसूस भी किया, मतलब मैंने देखा। मैंने आपको बताया कि हर आदमी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात होते हैं, कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो वो बहुत मतलब आपके निजी मतलब वो आपका बहुत ही होता है, वो निजत्व होता है उन लम्हों में। तो है ठीक है, उसको मैंने महसूस भी किया, मैंने देखा भी है। और मुझे लगता है कि सच्चाई थी उसको मैंने बयां किया है इसमें खामोश लम्हों का सफ़र में। जी। क्या लगता है आपको कि समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उपन्यास एक बेहतर माध्यम हो सकता है कि उन घटनाओं का वर्णन अगर हम वहाँ करें या कुछ जिक्र करें, तो समाज को एक कम से कम उस उपन्यास के माध्यम से अगर हम कुछ एक अच्छा बताना चाहें, कुछ अच्छी सीख देना चाहें, या कुछ एक सबक देना चाहें, उस लिहाज से उपन्यास का क्या एक महत्व हम जान सकते हैं? तो आपका कहने का मतलब है कि उपन्यास के माध्यम से मतलब बातों को पहुंचाई जा सकती है? जी बिल्कुल। उपन्यास देखिए एक माध्यम तो है ही, मतलब वो पहुंचने का, पहुंचाने का एक
माध्यम है उपन्यास जो है, और जो बेहतर उपन्यास देखिए, इसीलिए ना मैं कहता हूँ कि आज भी जो है वो मतलब जो प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक क्यों है, मौजूद क्यों, क्योंकि उन्होंने जिन विषयों को उठाया या जिन्होंने जो उनकी अनुभूति के दायरे में जो बातें आई, आज भी आप गोदान पढ़ेंगे तो लगेगा कि नहीं वो सच्चाई वो जो है वो है हमारे गांव की सच्चाई, हमारे समाज की सच्चाई है। तो बातें तो पहुंचती ही हैं, ऐसा नहीं है, वो कम्युनिकेशन होता है वो जो है। तो ये, और मुझे लगता है कि खामोश लम्हों का जो सफ़र है ये भी बहुतों तक पहुंचा है, और बहुतों की रूह में भी, बहुतों के दिल में भी इसने जगह बनाई है। अब देखिए आगे फिल्म आती है तो अब कैसा रहता है, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये फिल्म किस तरीके से इस उपन्यास से बनाई जा रही है, क्या मतलब आपके पास जब आपने इस उपन्यास को लिखा होगा, जब ये दर्शक मतलब जो सुधी पाठकों तक पहुंची होगी ये उपन्यास, उसके बाद क्या आपके पास ये बात आई कि हाँ इस उपन्यास पर हम फिल्म बनाना चाहते हैं, ये क्या प्रक्रिया रही? सच्चाई है कि जिस वक्त मैं उपन्यास लिख रहा था ना, उस वक्त तो मेरे जहन में भी ये बात नहीं थी दूर दूर तक जो है सो। और सच्चाई ये है कि मैं एक कहानी लिखने बैठा था, मैं एक मतलब छोटी सी 8-10 पन्ने की कहानी, वो कहानी बढ़ती चली गई तो मुझे लगा कि इसे उपन्यास का शक्ल दे दिया जाए, तो मैंने इस उपन्यास में इसे कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इस पर फिल्म भी बनेगी और इस पर मतलब कभी लोग इस पर इसका ये नोटिस लेंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन जब ये प्रकाशित हुआ, जब ये शाया हुआ, तो मेरे पास वो बिहार के रहने वाले हैं, बॉम्बे के डायरेक्टर, वो आए मेरे पास 8-10 दफ़ा जो है। उन्होंने कहा कि नहीं कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसकी भाषा बहुत अच्छी है जी, और इस पर मुझे लगता है कि फिल्म बननी चाहिए, तो मुझे आप राइट दीजिए इस पर जो है। तो दिया मैंने उसको, लेकिन मैंने सोचा नहीं था, ये मेरे दिमाग में भी नहीं था कि इस पर फिल्म भी बन सकती है या ऐसा कुछ हो सकता है, ये मेरे दिमाग में नहीं था। अच्छा, पत्रकारिता आपने 18 वर्षों तक की, उसके बाद आप इस लेखन के क्षेत्र में आए जो कि पत्रकारिता से बिल्कुल अलग है। उपन्यास लेखन और नज़में जब आप लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, तो वो बिल्कुल ही अलग एक तो क्या कुछ प्रभाव, कुछ आप फ़र्क देख पाते हैं? दोनों ही बिल्कुल अलग क्षेत्र हैं, पत्रकारिता अलग और ये जो लेखन का आपका आपने जो चुना है, दोनों में बहुत ही फर्क है, बहुत ज़्यादा। पत्रकारिता के जीवन में और इसके जीवन में जो है, एक लेखक के जीवन में मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है आसमान ज़मीन का फ़र्क है। पत्रकारिता में क्या है कि आपको वहाँ जो है एक तो फुर्सत नहीं है, प्लस आपको घटनाओं के पीछे भागते भागते जाना है। खासकर आप पॉलिटिकल जर्नलिज्म कर रहे हैं, राजनीतिक जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा फुर्सत नहीं है। इसकी बाइट लेनी है, उनकी बाइट लेनी है, फला मिनिस्टर आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वहाँ आपको कुछ सोचने का मौका नहीं है। आप बहुत एक मैकेनिकल वे में आप काम कर रहे हैं। भाई फला ने, नीतीश कुमार जी ने बाइट दे दिया, लालू जी ने बाइट दे दिया, उसमें जाना है, उसको लगाना है, उस पर कुछ एंकर लिखना है, दे देना है। वहाँ बहुत क्रिएटिव आप नहीं हो पाते। लेकिन यहाँ क्या है कि ये आप जो है क्रिएटिव होने का पूरा मौका है। अपने क्रिएटिविटी को आप जो है आप उसको निकाल सकती हैं, दिखा सकते हैं उसको जो है, और ये आपका अपना है। यहाँ पे कोई मतलब ये दबाव नहीं है टाइम का, कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई ये नहीं कि आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, तो यहाँ उसकी भी आज़ादी है आपको जो है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। और क्रिएटिविटी की जो दुनिया होती है, जो वहाँ सुकून मिलता है, मुझे लगता है कि वो सुकून जो है आपको नौकरी में नहीं मिल पाती है। वो तो जो सुकून है, और मुझे लगता है कि वो सुकून जो है मेरी नज़मों में भी जो है, आपको जब आप मेरी बिल्कुल झलक रहा है साहब, आपको सुकून मिलेगा वहाँ बहुत। और जहाँ पर आप दिल की बातों को, मन की बातों को जब आप कलम के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जाहिर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वहाँ से आत्मा का आत्मिक जुड़ाव कुछ ज़्यादा हो जाता है। अच्छा नीलांशु जी, आपसे जानना चाहूँगी, आप नज़्म भी लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं, क्या फ़र्क आता है दोनों में, क्योंकि दोनों ही अलग ही नज़्मों में? जी हाँ, जो है देखिए, नज़्म जो है, उपन्यास तो एक विषय है जो आपके दिमाग में आता है, तो फिर उस पर आप सोचते हैं कि भाई इसका कथानक ये होगा, वो होगा, और उस पर काफ़ी सोच विचार के बाद आप उस पर लिखते हैं। एक कथानक है दिमाग में, और उस पर आप जो है कैसे लें। लेकिन नज़्म में क्या है, या शायरी जो है, उसमें क्या है कि कुछ आपके दिमाग में है नहीं। मैं बैठा हूँ या मैं नहाने को जा रहा हूँ, मैं कुछ काम करने को जा रहा हूँ, एकाएक 1-2 लाइन कौंधी आपके, मतलब 2-4 मिसरे आए आपके दिमाग में, जो अरे अच्छा, उसको मैंने नोट कर लिया, और फिर उसको मैंने नोट किया, और वो लगा कर ये तो एक अच्छी नज़्म बन गई है। फिर उसको डेवलप किया जाता है बाद में आपको जी। लेकिन चलते उठते बैठते कभी भी वो लाइनें कौन सकती हैं आपको। मैं तो अब अपनी गाड़ी में जो है, मैं अपने कार में जो है कुछ पन्ने रखता हूँ, कलम रखता हूँ, और कुछ जो है कुछ लाइनें कौंधी,
तो मैं गाड़ी को साइड करता हूँ, फिर उसको नोट डाउन करता हूँ मैं। तो वो और उसमें एक जो उसका जो एक सुकून है ना, वो बहुत बढ़िया है उसका जो है, बहुत सुकून देता है शायरी का ये सुरूर जिसे हम कहते हैं। क्योंकि आप जब भी आपने कहा कि ट्रैवल भी करते हैं आप गाड़ी में, तो आप कागज़ और कलम रखते हैं कि कहीं दिमाग में या जहन में कुछ ऐसी लाइनें आई, कुछ ऐसी पंक्तियाँ आई, कुछ ऐसा देखकर तो फटाक से वहाँ पर आप लिख लेंगे। अच्छा, हिंदी में जो गज़लों की परंपरा है, इस विषय पर हम चाहेंगे हम थोड़ी चर्चा करें, क्योंकि गज़ल जब भी हमारे जहन में आता है तो हम याद करते हैं उर्दू भाषा को, लेकिन हिंदी में जो गज़लों की परंपरा है इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो हिंदी की जो गज़लें हैं जिसका जिक्र कर रही हैं जी, इसको कई लोगों ने लिखा। ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें निराला ने भी लिखा, सुमित्रानंद पंत के भी कुछ जो हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मतलब मकबूलियत जो है वो दुष्यंत को मिली जो है। जैसे गज़ल में क्या था कि उर्दू के जो लोग थे वो आते थे, खालिस उर्दू के, जिनकी उर्दू उस ज़ुबान पे जिनकी पकड़ थी, जो इसको जानते थे, इसकी समझती वो करते थे। इसमें मीर तकी मीर से लेकर मिर्ज़ा गालिब और कई लोग जो हैं, फ़िराक गोरखपुरी, फराज अहमद, राहत इंदौरी। लेकिन एक बीच में एक ऐसा फेज आया था जिसमें कि एक बदलाव शुरू हुआ और लोगों ने माना कि हाँ, गज़ल को भी जो है हिंदी फॉर्मेट में लाया जा सकता है, जिसमें कि दुष्यंत कुमार जिसमें काफ़ी मकबूल। हालांकि मैं ये नहीं मानता हूँ कि दुष्यंत कुमार की जो गज़लें हैं वो सिर्फ हिंदी की ही हैं, क्योंकि उनकी गज़लों में भी मतलब उर्दू अल्फाज आए हैं। अच्छा, लेकिन उनकी मकबूलियत हुई, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि 60 के दशक में जब राजनीति में, सियासत में जब कुछ परिवर्तन आ रहे थे, कुछ तब्दीलियां आ रही थी, उसको उन्होंने मुखर किया, उसको दुष्यंत कुमार ने उसको एक आवाज़ दी उसको उन्होंने। और इसलिए आप देखेंगे कि आज भी जो है सियासी गलियारों में जो है दुष्यंत कुमार की गज़लों को या उनके शेर को जो है सबसे ज़्यादा कोट किया जाता है, दुष्यंत कुमार को जो है सबसे ज़्यादा। जी, आप देखें कि मैं आपको बता देता हूँ कि जिस समय अरविंद केजरीवाल वगैरह बैठे हुए थे धरना पे अन्ना हज़ारे के साथ, तो वहाँ भी देखेंगे कि जो है वो तिरंगा लहराते हुए वो दुष्यंत का वो शेर जो है कि मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इस तरह से जो है दुष्यंत का वो शेर जो है काफ़ी मतलब जो है मकबूल हुआ। दुष्यंत कुमार के बाद हिंदी गज़लों में जो बदलाव आए, क्या कुछ बदलाव आप देख पाते हैं अपने दृष्टिकोण से? देखिए, दुष्यंत कुमार के बाद जो है हिंदी गज़लों में खासकर कोई बहुत ऐसा काम नहीं हुआ जिस पे कि नोटिस लिया जा सके। मुझे लगता है कि दुष्यंत कुमार ने जो एक माइलस्टोन जिसे हम कहते हैं, एक जो बनाई अपनी एक जो रेखा खींची थी हिंदी गज़लों को लेकर, उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं हुए। लेकिन हाँ, अगर ये कहा जाए गज़ल ओवरऑल जो कहा जाए हिंदी और उर्दू को मिला करके, तो हाँ ये फ़र्क आया कि उसमें जो है बहुत सारे राजनीतिक विषय भी उठाए जाने लग गए थे, और ये कंसिस्टेंस ये दुष्यंत ने ये मतलब ये लाया था, पैदा किया था। लेकिन अगर हिंदी गज़लों से आप इधर आप बात करें तो राहत इंदौरी आए, मुनव्वर राना आए, ये लोग इस तरह के जो शायर आए हैं, इन लोगों ने काफ़ी डाइवर्सिफाई किया, काफ़ी फैलाया, जो है फलक को जो है काफ़ी फैलाव दिया। लेकिन हिंदी गज़लों की अगर बात करेंगे आप जो है तो मुझे लगता है कि जानकी वल्लभ शास्त्री ने भी लिखा था, निराला ने भी लिखा, दुष्यंत ने लिखा, लेकिन दुष्यंत ने जो एक लाइन जो खींची थी एक रेखा की, उसके बाद से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिस पे कि नोटिस लिया जा सके। जी, अच्छा, इस दरमियान हम चाहेंगे कि कुछ नज़्म आप हमारे दर्शकों को के सामने अर्ज करें। एक नज़्म मैं सुनाता हूँ, इसका उन्वान, इसका शीर्षक है चाहता हूँ। चाहता हूँ दुनिया की सारी खूबसूरत नज़में किताबों से निकाल कर टाँक दूँ उन्हें तुम्हारी जुल्फ़ों में जूही बेली की तरह। चाहता हूँ दुनिया की सारी खूबसूरत नज़में किताबों से निकाल कर टाँक दूँ उन्हें तुम्हारी जुल्फ़ों में जूही बेली की तरह। तुम ही बताओ किन किन की किताबों को ढोता फिरूँ, तुम ही बताओ किन किन की किताबों को ढोता फिरूँ, साहिर की या कि अमृता की, फैज़ की या कि गुलजार की, कैफी की या कि फ़िराक की, किन किन की किताबों को ढोता फिरूँ। हाँ, चाहता हूँ उन सारी खूबसूरत नज़मों को किताबों से निकाल कर टाँक दूँ तुम्हारी जुल्फ़ों में सितारों के चांद सितारों की तरह, और तुम्हें अपनी बाहों में लेकर
और तुम्हें अपनी बाहों में लेकर छूता रहूं नज़्मों को अपने होठों से, और मसरत यानी खुशी से, और मसरत से तुम्हारे होठ थिरकते रहें, और तुम्हारे होठों की थिरकन की मौसीकी उतरती रहे मेरी रूह में रफ्ता रफ्ता। क्या बात है, वाकई रफ्ता रफ्ता। आपकी इस शायरी को सुनने के बाद दर्शक भी भाव विभोर हो गए होंगे। वाकई बहुत ही दिल को छू लेने वाली और रोमानियत का एक एहसास छोड़े जाने वाली ऐसी शायरियाँ होती हैं, बहुत ही काबिल तारीफ़। अच्छा नीलांशु जी, नज़्म लेखन हो या फिर हम बात करें उपन्यास लेखन की, क्योंकि आप उपन्यास भी लिखते हैं, इन दोनों को ही लेकर अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें, क्या स्थिति देख पाते हैं आप? नज़्मों को लेकर भी और उपन्यास को लेकर भी? जी बिल्कुल। मतलब क्या मतलब किस मतलब बिहार के संदर्भ में? बिहार के संदर्भ में क्या देख पाते हैं, भविष्य क्या है, वर्तमान में आप क्या देख पा रहे हैं, इस बात से मैं जानना चाहूँगी। देखिए, नज़्मों का जहाँ तक सवाल है या गज़ल का जहाँ तक सवाल है, तो बिहार में तो कई शायर हैं जो मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, कई मतलब जो होते हैं ना बडिंग शायर, जो मतलब जो उभर रहे हैं, उसमें भी मुझे संभावना दिख रही है। और जैसे कि अब एक अच्छे शायर मतलब कई हैं, जैसे संजय कुमार कुंदन, उन्होंने अच्छा काम किया है, कासिम खुर्शीद साहब हैं, आराधना जी हैं, ज्योति स्पर्श हैं, ये सब जो हैं इन लोगों ने मतलब बढ़िया काम किया है। और जो नए लिखने वाले में हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें उसमें भी कई नाम हैं, अक्सर मुस्तफूरी हैं, उसमें उसके बाद एक रामनाथ हैं, तो ये लोग हैं जो कुछ काम कर रहे हैं। मुझे लगता है संभावनाओं से लबरेज हैं, मतलब मुझे लगता है कि संभावनाएं नज़र आ रही हैं इनमें जो है। लेकिन जहाँ तक सवाल है फिर जो है अफसाना निगारी का, यानी कि जो उपन्यास वगैरह लिखने का जो है, उसमें भी हैं। लेकिन अवधेश प्रीत, उन्होंने अच्छा काम किया है उसमें, जो कि बिहार के हिंदुस्तान अखबार से जुड़े रहे थे। तो शायर तो हैं, शायरी के क्षेत्र में कई लोग हैं, लेकिन कहानियाँ लिखने के क्षेत्र में या उपन्यास के क्षेत्र में बहुत, जैसे उषा किरण खान, उन्होंने अपना एक मकाम हासिल किया है, पाया है उसको जो है। लेकिन नए लिखने वाले में मुझे लगता है कि हैं, लेकिन शायरी का फील्ड मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा मजबूत है उसमें जो है सर। और आज के युवा तो खैर इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं इसको लेकर जो है। तो अच्छा, ये ऐसे बिहार की संभावनाएं तो हैं। ये एक अंतर जो आपने बताया कि शेर व शायरी में कहीं ना कहीं सभ्यों का झुकाव ज़्यादा होता है, उपन्यास में उतनी रुचि वो नहीं ले पाते, ऐसा क्यों हम देख पाते हैं कि आज के संदर्भ में भी हम देखते हैं, युवाओं की भी ख़ास करके अगर हम बात करें तो शेर व शायरी की तरफ, नज़मों की तरफ झुकाव ज़्यादा है, लेकिन जहाँ तक बात कहानियों की होती है, जहाँ तक बात उपन्यासों की होती है, तो वहाँ संख्या कम हो जाती है लेखन में। ऐसा क्यों, आप ऐसा फ़र्क क्यों हम देख पाते हैं? देखिए, उपन्यास या कहानी लिखने के लिए होता है क्या है कि आपको एक बहुत सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। कथानक है, शिल्प है, कथ्य है, भाषा है, ऑफ कोर्स तो कविताओं में भी है, लेकिन वहाँ एक बड़ा एक विस्तृत फलक होता है कथानक को लेकर के, शिल्प को लेकर के होता है। जहाँ तक शायरी का सवाल है, और जहाँ तक मतलब आपने जो कहा कि जो यूथ जो हैं, हमारे युवा जो हैं, तो होता है क्या है कि शायरी में ज़्यादातर तो मोहब्बत की बातें होती हैं, इश्क की बातें होती हैं, और ये जो रोमानियत जो है ना, ये युवाओं को वो जो है एक मतलब अपनी खींचने का एक अच्छा जरिया है। और ख़ासकर जब वे चलते हैं और जब वो अपने मतलब वो अपनी महबूबा के साथ चल रहे होते हैं, अपनी माशुका के साथ चल रहे होते हैं, तो उनको सुनाने में 2-4 लाइनें जो हैं तो बेहतर होता है। और सुनाते भी हैं, लिखते भी हैं। और मुझे तो लगता है कि आजकल जो है, और अच्छा बढ़िया है, फेसबुक पर आप देखिएगा कि खासकर बहुत सारे युवा लड़के जो हैं वो खूब शेर व शायरी कर रहे हैं जी। और मुशायरे में मैंने देखा है, बड़े बड़े मुशायरे में मैंने देखा है कि राहत इंदौरी वगैरह के मुशायरे में देखा है कि खासकर युवाओं का जो है, उनका प्रेजेंस जो है, उनकी मौजूदगी बहुत मतलब बढ़िया है, वो काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं जी। यानी कि युवाओं की जो तादाद है वो इस फील्ड में ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है, ऐसा आपने खुद भी अनुभव किया है। नीलांशु जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके पसंदीदा शायर कौन हैं, और साथ ही साथ आप अपनी कोई पसंदीदा शायरी हमें सुनाइए। दोनों ही सवाल आपके डिफ़िकल्ट हैं। अपनी शायरी तो रचनाकार के लिए जो है ना, अपनी रचनाओं को चुनना बड़ी मतलब मुश्किल वाली बात है, बहुत मुश्किल काम है कि कौन सी रचना मेरी अच्छी है। जहाँ तक मेरे पसंदीदा शायर का सवाल है, हाँ वो मैं ज़रूर उसमें मैं बता सकता हूँ, हालांकि वो भी रेंज बहुत बड़ा होता है। लेकिन साहिर लुधियानवी मेरे बहुत ही पसंदीदा शायर रहे हैं।
गुलजार मेरे बहुत ही पसंदीदा शायर रहे हैं, राहत इंदौरी, तो ये लोग कुछ नाम हैं जो बहुत, लेकिन साहिर लुधियानवी और गुलजार, इनसे पता नहीं एक अजीब सा राबता मैं महसूस करता हूँ उनसे। एक लगता है कि एक रूहानी संबंध जो है, और साहिर मुझे बहुत खींचते रहे हैं, गुलजार मुझे बहुत खींचते रहे हैं। और साहिर की नज़में जो है ना, मुझे लगता है खैर जो उन्होंने जो लिरिक्स लिखे हैं, जो गाने लिखे वो तो खैर हैं, लेकिन उनकी जो कुछ नज़में हैं वो आप आज भी देखें, जैसे कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नर्म छाँव से गुजर न पाती तो शादाब हो भी सकती थी, ये रंजो गम की स्याही जो तेरे जो, तो इस तरह का जो है वो मतलब जो है जो साहिर लुधियानवी का, तो साहिर लुधियानवी की कुछ नज़में बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही मतलब मकबूल हैं, बहुत मकबूल शायर थे। या तुम्हें उदास सा पाता हूँ मैं कई दिन से, न जाने कौन से सदमे उठा रही हो तुम, वो कौन से सदमे उठा रही हो तुम, वो तबस्सुम वो कह ही न रहे, न जाने कौन से मतलब कौन से सदमे उठा रही हो तुम, हर एक चीज़ को हसरत से देखती हो तुम, न जाने कौन से सदमे उठा रही हो तुम। तो ये साहिर लुधियानवी है। या फिर गुलजार में क्या है कि उनके कहने का ढंग एक अलग है, उनका जो है जिस तरह से जो लिरिक्स में भी वो देखिए कि आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं। तो ये महके हुए से राज हैं, राज का जो महकना है, ये जो बिंब है ना, ये जो इमेजिनेशन है, ये मुझे लगता है कि ये गुलजार का ही हो सकता है, गुलजार जैसे आदमी का जो है सो। या रूह को पनाह मिल जाए जिस हाथों को छूकर उस हथेली पे घर बना दे, क्या बात है, ये गुलजार कहते हैं वाकई। तो गुलजार का एक सोचने का एक अलग ढंग है। या फिर जो गुलजार जब कहते हैं कि बिना नक्शे के पंछी पहुंच जाते हैं अपने मकाम पर, सिर्फ इंसान ही है जो दिल से दिल तक का सफ़र नहीं तय कर पाते। क्या बात है, बहुत ही गहराई वाले अर्थ इसमें कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। अगर इन्हें हम समझने की कोशिश करें तो लाइनें भले ही एक या दो पंक्तियां रहती हैं, लेकिन तमाम बहुत बड़ी बात कह जाते हैं वो इन दो लाइनों में। ये एक बहुत बड़ी खासियत होती है शायरों की। अच्छा, आपका पसंदीदा कोई शेर जो आपका खुद का लिखा हुआ हो? मेरा तो खुद का तो बहुत मुश्किल है, चूँकि मैंने 200-250 नज़्में लिखी हैं। लेकिन चलिए, अब आप कह रहे हैं तो एक नज़्म जो मैं बार बार सुनाता हूँ मुशायरे में, उसका उन्वान है और तुमने तरस भी नहीं खाया शमा बुझाने में। शमा बुझानी थी तो जलाया क्यों था, शमा बुझानी थी तो जलाया क्यों था, यूं बेरुखी से मुंह मोड़ना था तो अंजुमन में बिठाया ही क्यों था। वो देखो फलक पे चांद कैसा उदास दिख रहा है, देखो ज़रा देखो तो उसकी आंखें कैसी डबडबाई हैं। चांद से मेरा क्या रिश्ता है, चांद से मेरा क्या रिश्ता है, सिर्फ इतना ही ना कि हर रात में उसे देखता था और उसे देखकर एक बार हाथ हिला दिया करता था। चांद कहीं भी होता था, चांद कहीं भी होता था, बादलों की ओट में, किसी बड़े दरख्त के सब्ज पत्तों के पीछे या ऊंची इमारतों के छज्जों के पीछे वह दौड़ कर बाहर निकल आता था, वह दौड़ कर बाहर निकल आता था, शफकत से लबरेज मुस्कान बिखेर देता था। और तुमने तरस भी नहीं खाया शम्मा बुझाने में। तुमसे तो बेहतर है वो चांद जो मुझे तन्हा देखकर उदास हो उठा, और तुमने तरस भी नहीं खाया शम्मा बुझाने में। क्या बात है, वाकई। चाहे बात हो रुमानियत के एहसास की, चाहे बात हो कोई महबूब शिकायती लहजे में जब वो शिकायत कर रहा हो, तो तमाम बातें जो होती हैं ना वो शायरी, इसीलिए शायद हम कह सकते हैं कि युवा वर्ग का ज़्यादा रुझान, ज़्यादा झुकाव शायरी की तरफ होता है, क्योंकि उम्र के जिस दौर से वो गुजरते हैं कहीं ना कहीं वो अपने आप को उससे जुड़ा हुआ पाते हैं, जुड़ाव उनका होता है एक अंदर से। अच्छा नीलांशु जी, एक और उपन्यास है जो इन प्रोसेस है, जो आने वाला है आपका, उसके बारे में चाहेंगे कि आप थोड़ा जिक्र करें? वो फरवरी में आने वाला है, फरवरी मार्च तक अंदाज है कि वो शाया हो जाएगा जो है, और उसका उन्वान है फासले दर फासले। तो फासले दर फासले में दो तरह के फासलों को मैंने दिखलाया है। एक तो कम्युनल राइट है, उसमें वो ज़बरदस्त सांप्रदायिक दंगा चल रहा है, हिंदू मुस्लिम दंगा है। तो दो मतलब कौम के बीच, एक ही मुल्क के अंदर जो है दो कौम के बीच फासले हैं। इन फासलों को बढ़ाते कौन है? हमारे सियासतदान, हमारे राजनेता, और आम आवाम इसमें पिसते चले जाते हैं। एक फासला ये है, और उसी पस मंज़र में वो कम्युनल राइट चल रहा है, उसी के बैकड्रॉप में, उसी के पस मंज़र में जो है एक प्रेम कथा भी चल रही है। और वो प्रेम कथा भी जो है उस पर भी एक कई हैं, उसमें कई टर्निंग, कई मोड़ आए हैं। तो एक फासले वहाँ भी हैं जब आपका मिलन नहीं होता है,
जब जब माशुका और माशूक के मिलन नहीं होते हैं, और जब हिज्र का एक मौसम आता है, जुदाई होती है, निकल जाते हैं, एक फासले वहाँ भी हैं। तो फासले दर फासले वही है, सांप्रदायिक दंगे हैं, फिर प्रेम कथा है, फिर उनका मिलना है, फिर बिछड़ना है, वगैरह वगैरह जो होते हैं जी। और मुझे लगता है कि प्रेम कथाओं में जो है, और वैसे भी मिलना जो है उससे बेहतर होता है बिछड़ जाना। और जब आप बिछड़ जाते हैं ना, जब आप जुदा हो जाते हैं, जो हिज्र जो होता है, तभी आप शायरी भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जो कवि होते हैं या जो शायर होते हैं, वो ख़ास तौर पर कुछ उन्हें ऐसी घटनाएं उनके जीवन से जुड़ी हुई जो प्रेम उनका असफल होता है या कुछ ऐसा होता है, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर भावनाओं को स्पष्ट रूप से वो शब्दों के माध्यम से जाहिर कर पाते हैं। ऐसा कुछ मैंने भी सुना है वाकई। अच्छा नीलांशु जी, आज आप जिस दौर में हैं, आज आप जहां खुद को पाते हैं, जिस मुकाम पर, आपने कहा पत्रकारिता ने शायद आपको उतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं किया जितना ज़्यादा आज आप अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मतलब क्या मतलब नवोदित? नहीं, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि जैसे आज आप अपने दिल की भावनाओं को, मन की भावनाओं को बिना किसी दबाव के, बिना किसी एक बंदिशों के कलम के माध्यम से जाहिर करते हैं, जो आपको एक आत्मिक संतुष्टि देती है, एक आत्मिक शांति देती है। तो आज के दौर में जब आप अपने पिछले बीते हुए सालों को देखते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं? अच्छा, मतलब जो बीते हुए जो हमारे जो जी। हाँ, तब अगर मैं अपने मतलब पीछे जो गुजरे हुए साल हैं, अच्छा लगता है। पत्रकारिता का भी था, वो एक बढ़िया एक सफ़र था। प्लस उसके साथ साथ जो मैं जब देखता हूँ अपने घर को, बेगूसराय जो है जहाँ मेरा बचपन गुजरा, तो बहुत सारी यादें हैं, बचपन की भी यादें हैं, अपने मोहल्ले की यादें हैं, बचपन की, स्कूल की, कॉलेजेस की यादें हैं, और एक मेरा आत्मिक जुड़ाव भी है घर से, बेगूसराय से जो है, और अभी भी मेरा आना जाना रहता है। तो मैं देखता हूँ तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इन दिस सेंस कि हाँ, मुझे लगता है कि जो है एक पत्रकारिता में भी एक अच्छा सफ़र रहा, शायरी में भी है। हालांकि आप सेटिस्फाइड अगर हो जाएंगे तो फिर वो डेवलपमेंट रुक जाता है, लेकिन अच्छा लगता है, मैं ये कहूँगा अच्छा लगता है। अभी बहुत कुछ तय करना है। अभी तो मुझे लगता है कि सिर्फ पड़ाव, मैंने मतलब कुछ पड़ाव किए हैं, लेकिन अभी वो मंजिल, वो मकाम जिसका सपने मैं देखता था, वो अभी आया नहीं, वो मकाम अभी बाकी है, वो बिल्कुल यही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि भविष्य में आप खुद को कैसे देखते हैं, क्या देख पाते हैं नीलांशु जी? भविष्य में खुद को क्या मैं देखना चाहूँगी, रचनाएं अगर वो करते हैं, कलम के माध्यम से कुछ लिखते हैं, तो हम पाठकों को या जो पाठक हैं उनको क्या कुछ मिलने वाला है देखने के लिए? कुछ आपकी ऐसी सोच, कुछ ऐसा आपका ख्वाब जी, जो आप, कुछ ऐसी सोच आपकी, कोई ऐसा ख्वाब आपका जो आप पूरा करना चाहते हैं भविष्य में? एक तो जो मेरा ख्वाब है ये कि फिल्मों के लिए गाने लिखने का, क्योंकि मैंने कहा ना कि गुलजार और साहिर से मैं बहुत ज़्यादा मैं उनसे मुतासिर रहा हूँ, तो मेरे भी एक ख्वाहिश है कि मैं मतलब आगे जाकर मैं फिल्मों के लिए मैं लिरिक्स लिखूं, और सोलफुल लिरिक्स। ऐसा नहीं है कि जो गाने मैं लिखूं वो बहुत ही अच्छे, मतलब गुलजार और जिस तरह साहिर ने लिखा था उस तरह के कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, इतना वो जो सोलफुल है, वो जो एक फ़लसफ़ा है उस गाने में, तो उस तरह का मैं भी लिखूं आगे चल कर के, और मैं लिख भी रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि शायद इस पर सफलता मिल जाए। बॉम्बे जाने का इरादा भी है, मैंने बहुत सारे लिरिक्स लिखे भी हैं, अब देखिए कितने कामयाबी मिलती है। यानी कि जो एक ख्वाब आपने सबसे शुरुआत में देखा था कि शायद वो बात अपने मन से आप जाहिर नहीं कर पाए थे अपने अभिभावकों के सामने कि आप बॉम्बे जाना चाहते हैं, इस बॉलीवुड इंडस्ट्री से या जो फिल्मी दुनिया होती है उससे जुड़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ख्वाहिश आज भी आपके अंदर पनप रही है, अगर ये मैं कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा। हाँ, वो था, वो सीधे पर्दे पे जुड़ने का था, ये पर्दे के पीछे जुड़ने का है। उसे मैं था मतलब अभिनय के क्षेत्र के लिए, अभी लेखन में, लेकिन हाँ वो बॉलीवुड से जुड़ाव जो है वो कहीं ना कहीं बना रहा, और मैं जा भी रहा हूँ। जनवरी फरवरी में देखिए मेरे जाने का जो है प्रोग्राम तो है जाने का, और जाने के बाद अब देखिए कितनी सफलता मिलती है, कितनी कामयाबी मिलती है। ज़रूर कामयाबी मिलेगी, जैसा आप सोचते हैं, आपकी जो सोच है, आपका जो सपना है वो ज़रूर साकार हो, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देती हूँ। मैं जानना चाहूँगी आपसे नीलांशु जी की जो नवोदित लेखक हैं, बिहार की बात करें या फिर आप देश की ही बात करें, आप उनको अगर कुछ सुझाव देना चाहें चलते चलते। देखिए नवोदित लेखकों के लिए, शायरों के लिए का जो है सो मैं ये कहना चाहूँगा कि
सबसे पहले तो वे पढ़ें खूब। आज मैं जो एक कमी मैं देखता हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ कि वे पढ़ते बहुत कम हैं। वे कहानीकारों को या शायरों को, अदीबों को बहुत कम पढ़ते हैं। उनमें जो ओवरनाइट वो जो पाने की जो ख्वाहिश है ना जी, तो उससे वो बचें। वो पहले वो खूब पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें, और तब पढ़ने के बाद जो निखार आएगा, तो जो अल्फाज उनके अंदर से जो निकलेंगे उसमें जो खूबसूरती होगी वो बहुत बढ़िया होगा। और ये ऐसा नहीं है, ये मतलब ये शुरू से ये देखा गया है। ये आप चाहे गुलजार का भी आप इंटरव्यू सुन लें, साहिल लुधियानवी का भी सुन लें, और वो कहते थे कि जब मैं 80-90 पन्ना में पढ़ता हूँ तब मैं 1-2 लाइन में लिखता हूँ, तब मेरे दिमाग में, मेरे ख्याल में आता है। तो इसलिए पढ़ें। वो नवोदित जो शायर हैं उनको मैं कहूँगा पहले आप खूब पढ़िए। आप साहिल लुधियानवी को पढ़िए, परवीन शाकिर हैं, गुलजार हैं, कमी थोड़ी ही है, मिर्ज़ा गालिब हैं, मीर तकी मीर हैं, फैज़ हैं, सबको पढ़िए, आत्मसात कीजिए। बहुत ही बढ़िया। नीलांशु जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी सारी रोचक बातें कहीं, इतने खूबसूरत नज़्म सुनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भी मुझे सुनने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी देर तक सुना। तो दर्शकों, आज के हमारे ख़ास मेहमान थे नीलांशु रंजन जी, जो कि मशहूर शायर भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, पत्रकारिता जगत से भी इनका लंबा जुड़ाव रहा है। तो इनसे हमारी बातचीत, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा ये हम आपसे जानना चाहेंगे। इसके लिए आप नोट कर लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, DD बिहार, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। तो अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने सुझाव जो हैं वो निरंतर हम तक पहुंचाते रहिए। आज का दिन आपका शुभ हो, ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ आपसे लेना चाहूँगी मैं विदा। मुझे यानी कि प्रतिभा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।